एंड वेलकम टू गूंज। आज हम बात करेंगे सबसे पहले असद कैसर साहब ने ज़ोराना रखा जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने शिरकत की और आपको पता है कि वहाँ पर पीटीआई के और लोग भी मौजूद थे और बहुत खुशगपियों के साथ जिस तरह रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि हमने बहुत मेहमान नवाजी कर ली है, अब हमारी मेहमान नवाजी होनी चाहिए, तो इसलिए वो ज़ोराना इस स्पिरिट में अटेंड किया गया। इस पर सुना है कि बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है कोई आईनी तरमीम की, लेकिन ये बात ज़रूर इस्टेब्लिश कर दी गई है कि ये लोग एज अपोजिशन साथ चलेंगे। अब ये कितने दिनों की बात है, और क्योंकि जैसे ही मौलाना साहब अपने घर पहुंचे, मोहसिन नकवी साहब भी पहुंच गए और अब मोहसिन नकवी साहब जाहिर है कि हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो जानना चाहते हैं कि वो क्या इश्यूज़ हैं जिसको वो एड्रेस करके उनको मना सकते हैं। अब ये मनाना रूठना बारियां लगी हुई हैं, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा बुला रहा है, तीसरा आ रहा है, ये सब तमाम मामलात हो रहे हैं। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बात की, मुजव्वज़ा मुसव्वदे की, ज़रा वो सुनिए क्या कह रहे हैं। तो हमने उनका मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था, जो किसी को प्रोवाइड किया गया किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था। लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ कर लेते। जी, अब ये बात हो रही है 26वीं तरमीम जो कि लीक की गई, और जो लीक हुई उसमें जिस तरह की बातें थी, तो वो बार बार यही कहा जा रहा है कि ये मुसव्वदा नहीं है, ये डिलिबरेशंस थी, ये तजावीज़ थी। अब डिलिबरेशंस और तजावीज़ भी अगर इस लाइट में की जाएंगी तो फिर एंड रिजल्ट उसका क्या निकलेगा ये कहना ज़रा मुश्किल हो गया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है और वो कह रही है कि हम इसको तरीके से करेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आवाम के लिए आगे जाके मसला बने या हुकूमतों के लिए मसला बने। और ऑफ कोर्स वो जाहिर है कि फारूक नाइक साहब भी आज मौजूद थे, आजम नज़ीर तारड़ साहब भी मौजूद थे, वहाँ पे भी बहस मुबाहिसा चलता रहा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंगली तारड़ साहब ने आके फाइनली बताया है जी कि अब वो मुसव्वदा बन रहा है। कैसे बन रहा है जी, अब सुनिए। जो मुसव्वदा इसका तैयार किया, इस पर भी सियासत की गई। आज अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें, फिर हम आईनी तरमीम पे बात करेंगे। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई एनआरओ नहीं मिलने जा रहा। अगर आप समझते हैं कि आईनी तरमीम के ऊपर और जो इंसाफ की फरहमी को आसान बनाने के लिए तरमीम की जा रही हैं, उसमें अगर आप अपनी बीच में डिमांड ये लेके आएंगे कि हमारे लीडर को छोड़ो, तो आपकी ये एनआरओ की ख्वाहिश पुरानी है, इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर मत इस्तेमाल करें। मौलाना से भी हमारी जो है वो इंगेजमेंट जारी है, और जो लॉ मिनिस्टर की टीम ने मुसव्वदा तैयार किया उस पर भी बातें की गई जी पता नहीं मुसव्वदा कहाँ से आया। भाई उनकी टीम ने बनाया, पूरी एक लीगल टीम, ड्राफ्ट्समैन होते हैं लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, और वो साथ साथ अपडेट कर रहे थे जो भी लॉ मिनिस्टर हिदायत जारी करते थे उस पर उनको बताया जाता था। तो ये मुसव्वदा तमाम सियासी जमातों के पास मौजूद था, जिसमें JUIF के पास ये मौजूद था, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद था, इसीलिए इस पर शिक बाय शिक बात हुई है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान बार काउंसिल इज ऑल गेयर्ड अप एंड मुनीर मलिक, फैसल सिद्दीकी साहब जो एडवोकेट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी बहुत ये एक टफ मौक़िफ़ ले लिया है और बार बार ये कहा जा रहा है कि काजी फायज़ ईसा साहब 25 को उनका लास्ट डे होगा, 26 को घर जाएंगे और मंसूर अली शाह साहब विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब दैट सेड मजीद चीज़ें भी होने वाली हैं। पंजाब हमने आज देखा कि इलेक्शन कमीशन को अचानक से JUIFA के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी नज़र डालनी पड़ गई और उनको याद आया कि ओहो इन्होंने तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए ही नहीं थे, और उसके बाद उनको भी अदब डराया जा रहा है कि आपका भी सिंबल छिन सकता है। क्या ये वही स्ट्रैटेजी है PTI के लिए अपनाई गई है? God works in mysterious ways and of course Election Commission of Pakistan works in more mysterious ways। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा है कि कराची में जलसा करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वहाँ पर उनको मना कर दिया गया है कि टेररिज्म के खदशात हैं, कोई ऐसा मुमकिन तौर पर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, ऐसा इंसिडेंट हो सकता है खुदा न खास्ता जिससे जाने जा सकती हैं, इसलिए DC वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं उन्होंने इजाज़त नहीं दी है। साथ साथ लाहौर में या पंजाब में ये कहा जा रहा है कि गंडापुर साहब की जो स्पीच थी कि वो धावा बोल देंगे और वो आ रहे हैं, तो इस वजह से वो पंजाब में भी कहीं किसी जगह भी PTI को जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन PTI अब जलसे की इजाज़त मांग भी नहीं रही। अब लग रहा है जो बार बार कॉन्फ्रेंटेशन ऑफ पॉलिटिक्स
को साइड पर रखा हुआ था, अब वो कॉन्फ्रंटेशन ऑफ पॉलिटिक्स बीच में आ गई है। और पंजाब के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, लाहौर वाले मामले पर अगर रास्ते इनको बंद मिले तो उस वक्त क्या होगा, और पीटीआई को वाकई क्या कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स से रोका जा सकता है, क्योंकि उनको अपीजमेंट पॉलिटिक्स से तो अब तक कुछ नहीं दिया है। इस पर मजीद बात भी हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सरदार साहब, गवर्नर पंजाब है सरदार सलीम हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सर। सबसे पहले मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स का सवाल आपसे कर लूं कि पीटीआई के हवाले से आई एम श्योर सीएम पंजाब ने अपनी तरफ से तो सारी रुकावटें हटा दी गई होंगी, लेकिन ख्वाजा आसिफ बार बार उनको तड़ी भी दे रहे हैं कि 5 दिन रह गए हैं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। तो ये मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रही है ये हुकूमत कि आप आए या ना आए, मतलब एक चीज डिसाइड कर लें। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखें, उन्होंने खुद कहा जो कि हमने जलसा करना है यहाँ पे लाहौर में, तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका हक है वो करें जलसा। और अगर गवर्नमेंट पंजाब उन्हें कह रही है कि आप आएँ, हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो आ जाएं। उन्होंने एक ऐलान किया था, और ये ज़रूर है कि फिर पंजाब गवर्नमेंट भी उसमें रुकावट न डाले, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनको जलसा करने दें। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको डिसिप्लिन करें, उनको जो जगह अलाट की जाए उसमें उन्हें पाबंद किया जाए टाइम के मुताबिक, और आस्ता आस्ता उनको अच्छा बच्चा बनाया जाए कि जो चीज़ डिसाइड हो उसी पे वो रहें, बजाय इसके कि उससे ज़्यादा बढ़ के फिर मुल्क का नुकसान न करें, तोड़ फोड़ न करें, जलसा करें और घरों को वापस चले जाएं। सर ये बात तो तय है कि पंजाब हुकूमत इजाजत नहीं दे रही है, और ये बात भी तय है कि वो इजाजत अब मांग भी नहीं रहे हैं। उनको कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई उनको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं। और इस पर पूरी एक गंडापुर साहब ने पूरा एक प्लान भी मुरतब कर लिया, सो टू स्पीक। तो आपको लगता है कि फिर हम देखेंगे कोई दमादम मस्त कर अंदर, जो कि बार बार वो कहते रहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ना कि अगर वो इजाज़त नहीं मांग रहे तो फिर वो सीरियस ही नहीं है, उन्होंने आना ही कोई नहीं है। क्योंकि पीटीआई के लिए तो बहुत आसान है ना, जो मर्जी एक को नारा वो लगा दें, मौला जट वाला, वही उनकी सियासत है। तो अगर उन्होंने यहाँ पे जलसा करना होता तो फिर वो इजाज़त ज़रूर मांगते। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि उन्होंने कोई नहीं आना और ना उन्होंने कोई जलसा करना है। अच्छा सर, मुझे मेरे ख्याल के अच्छा आपके ख्याल के मुताबिक, लेकिन अगर वो जलसा हुआ तो आपको लगता है कि अगर उनको इजाजत भी दे दी जाए और जगह मुख्तस भी कर दी जाए और टाइमिंग का भी लिहाज वो करें, तो अच्छा बच्चा बना के उनको ये जलसे की इजाजत मिल सकती है? बिल्कुल, देखें, सब के लिए होना चाहिए। अब ये ना रोज़ ठीक है, एहतजाज, जलसे, पॉलिटिकल गेम है, इसमें सबका हक है, वो करें, ज़रूर करें, और उनको रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि चीज़ों को सब के लिए बराबर सलूक करके कोई जगह मुख्तस करनी चाहिए जहाँ पे वो जलसा कर सकें, फिर टाइम पीरियड हो उसके अंदर उन्हें ख़त्म करना चाहिए। और फिर अपना मुल्क है, इसमें ये नहीं कि फिर पत्थर शुरू कर दें और फिर इदारों पे, बिल्डिंग्स पे हमले शुरू कर दें, फिर तोड़ फोड़ शुरू कर दें, अपने मुल्क का नुकसान करें और मैसेज एक इतना बुरा भेजें कि अगर चीज़ें कोई बेहतर हो रही हैं तो वो फिर रुक जाएं और ख़राबियाँ पैदा हों। तो ये जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, इसमें तो ये चलता रहता है। पिछले काफ़ी टाइम से आप देखें कि जो गवर्नमेंट में आता है उसके रवैया और होता है, जो अपोजिशन में होता है उसने फिर जलसे जुलूस सड़कों पे आना ही होता है। तो ये आते रहें, लेकिन ये है कि डिसिप्लिन के अंदर रह के वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ठीक है सर, मैंने कल ये मुर्तज़ा वहाब साहब से भी सवाल किया था, और वही सवाल थोड़ा सा चेंज करके आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि वो जो एक मुजव्विज़ा मुसव्विदा सामने आया, जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो डिलिब्रेशंस कहा जा रहा है कि वो तजावीज़ थी जो लीक हुआ, उसमें तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर होगी आईनी कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ही इन्होंने मार्जिनलाइज कर दिया, सबमिसिव कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी OSD कर दिया है। ये बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब के अल्फाज हैं, आई थिंक दे परफेक्टली फिट, इसलिए मैं उन्हीं के नाम से ये कह रही हूँ, आपको बता भी रही हूँ। लेकिन ये जो आईनी अदालतें हैं, इसको ज़ाहिर है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006 में ज़रूर हमने इस पर आप लोगों ने इत्तेफाक किया था, लेकिन इतना टाइम बाद, और अब जबकि असेंबली पूरी भी नहीं है, जब अभी इस सीटों का फैसला नहीं हुआ है, रिजर्व सीट्स का, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शंस नहीं हुए हैं, ये तमाम तर मामलात के बावजूद, ठीक है हमने स्पीकर का इंतखाब कर लिया, हमने चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कर लिया, क्या अब आईनी तरमीम भी हम इनकम्प्लीट हाउस के साथ करेंगे, आप समझते हैं?
देखिए, जो आईनी अदालत है और सुप्रीम कोर्ट है, ये तो बहुत सारे मुल्कों में है, और ये वाली जो तरमीम है मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें तो कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछले लंबे अरसे से गौर करें तो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आईनी फैसलों में ही लगी रहती है, और लोग बेचारे उससे जो है वो बड़ा रगड़ा खा रहे हैं कि सालों में एक केस अगर एक आज होता है तो फिर तीसरी नस्ल पे जाके उसका फैसला होता है। एक तो नीचे वाली अदालतों पे भी इसी सूरत हाल है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में तो ख़ास कर जो है वो अपना आईनी जो फैसले हैं उसी पे वो लगे रहते हैं, और साथ फिर कुछ चीफ जस्टिस साहबान ऐसे आते हैं कि उनको बड़ा शौक होता है कि वो उनके टिकर जो है वो चलें और कोई ना कोई बात जो है वो टीवी पे वो चलती रहे। तो मेरा ख्याल में वो ये करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ये वाली बात जो आपने कही बिल्कुल ठीक है कि अगर पूरी तरह नेशनल असम्बली भी पूरी नहीं है और सेनेट भी पूरी नहीं है तो असूली तौर पे तो ये जो एक्सरसाइज की गई ये किसी तरह मुनासिब नहीं थी, और इसको इतनी जल्दी में करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। जैसे अभी आप पंजाब बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल और पाकिस्तान बार कौंसल के पास जा रहे हैं, तो इससे पहले ही बेहतर था कि आप ये मसौदा उनको देते और वो उसको देखते, सारी पार्लियामेंट में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देते, वो सारे उसको देखते, और एक इन सारी तरमीम में ठीक है हुकूमत चाहती है 6, 8, 10, 20 तरमीम हो, लेकिन जिस पे सारे ये स्टेक होल्डर जो हैं उस पर मुतफिक होते तो वो वाली चीज़ लेके आते और एक कंसेंसस से चीज़ें होती, तो वो मेरा ख्याल में ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद और फिर जो है वो उसको फिर लेट करना पड़ा। और अभी हम मसौदा जो है वो दे रहे हैं सारे, अपना पाकिस्तान बार को भी दे रहे हैं और MNAs को भी दे रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दे रहे हैं, और वैसे अभी तक ये समझ भी नहीं आई कि मसौदा है कौन सा। जी सर, वो मुझे भी समझ नहीं आई, लेकिन मामला जो समझ में आ रहा है वो ये है कि इतवार को मसला सिर्फ मौलाना को मनाने का ही था, क्योंकि एक वक्त जो हुकूमती था वो जाता था, वो आता था, तो उसके बाद अपोजिशन का वफ्द जाता था, उसके बाद मौलाना साहब से फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब से ने भी मिलने का फैसला किया। ये खबरें आने लग गई कि नवाज शरीफ साहब मिलने जा रहे हैं, उनको मनाने जा रहे हैं क्योंकि वो माने नहीं, और बस नंबर पूरे हैं, पूरा दिन हम सुनते रहे नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे हैं, जैसे मुसवदा तैयार था और टेबल होना था और बस अप्रूव होना था। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो उसमें रोल है, मेरा ख्याल है उनको भी जो ब्रीफिंग दी गई वो 8:30 बजे के बाद दी गई। आपको नहीं लगता ये बहुत ही मिसमैनेज था? वो दे नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना रिएक्शन आएगा, जो मतलब जैसे मीडिया से या और लोगों से? देखिए, रिएक्शन तो अभी आना शुरू हुआ है, उस वक्त तो कोई इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं था, लेकिन मिसमैनेजमेंट हुआ, नहीं हो सका या नंबर पूरे नहीं थे, तो फिर ये सारा कुछ क्यों होता रहा इसकी हमें समझ नहीं आई। और मौलाना साहब की भी जी रौनक जो है वो ठीक लगी हुई है कि हुकूमत वाले भी बारी बारी सारे जाते हैं, पीपल्स पार्टी भी जाती है, नून लीग भी जाती है, हुकूमती मिनिस्टर्स भी जाते हैं, फिर PTI भी जाती है, तो ठीक है आना जाना लगा हुआ है और वो इसी तरह चल रहा है। चीज़ें जो है वो प्रॉपर मैनेज नहीं की गई, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अगर कोई तरमीम करनी थी तो उस पर पहले होमवर्क करना चाहिए था और प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना चाहिए था। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर आप कोई इतनी बड़ी तरमीम करना चाहते हैं और वो बगैर किसी को बताए आप कर सके? मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। ठीक है सर, मगर फिर ये बात करना कि काबीना में जिस तरह से इमरान खान साहब ने बगैर किसी को पढ़े हुए वो डॉक्यूमेंट अप्रूव करा लिया था, जिसकी बुनियाद पर 190 मिलियन पाउंड केस बना हुआ है, तो फिर हम ये बात भी ठीक है पार्लियामेंटेरियन से छुपा के ये सब कुछ हो रहा था, तो इसमें भी तो किसी को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा नहीं? थोड़ा सा सवाल आपको दोहराना पड़ेगा। मैंने कहा 190 मिलियन पाउंड केस जिस बुनियाद पर खड़ा है वो यही बुनियाद थी कि काबीना में बंद लिफाफा जो था वो अप्रूव करा लिया था खान साहब ने, बानी PTI ने। तो मैं कह रही हूँ कि इस मामले में जब पार्लियामेंटेरियंस को कुछ नहीं पता, जिनको पूरा सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपने टांगे रखा, उनको किसी को आप बरतानिया से, किसी को फ्रांस से वापस बुलाते रहे, तो इसमें भी तो किसी को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा ना? बिल्कुल ठहराना पड़ेगा। देखिए, इसमें जिम्मेदार तो फिर ठहराना ही पड़ेगा। और दूसरा जो है, अगर पार्लियामेंटेरियन को नहीं पता और पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं पता तो तब भी ये सारा कुछ हुआ भी है ना आपके सामने कि वो तमाम तार तैयारी के बावजूद उस पर कुछ नहीं हो सकता। और यही अगर सबको पता होता और चीज़ें डिस्कस हुई होती तो आज ये वाला हाल ना होता।
अच्छा सर, ये तो हमें पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो गंडापुर साहब हैं और कुंडी साहब हैं, उनके बीच में तो लगी रहती है, आपस में बातचीत होती रहती है। कभी वो धमकी देते हैं गंडापुर साहब के आपको निकाल देंगे, फिर आपको नेक्सी में जाना पड़ेगा, किराए के घर में जाना पड़ेगा। आपके और जो सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उनके साथ आपके कैसे है वर्किंग रिलेशनशिप? देखिए, हमारी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, और वैसे भी मैं तो मस्कीन आदमी हूँ, किसी से लड़ते ही नहीं हूँ। तो मैंने मरियम नवाज साहबा से तो लड़नी नहीं है, और वो भी नहीं लड़ना चाहती। तो इस किस्म के कोई हमारे तल्लुकात में कुछ ज़्यादा ख़राबी भी नहीं है और ज़्यादा कोई अच्छे भी नहीं है, बस सो ही है। जी, 14 रुपए का दोबारा रिलीफ भी दिया गया है, आपको इस बारे में इल्म है? अब वो आप समझते हैं अच्छा है पंजाब के लिए? जी, 14 रुपए जो दोबारा रिलीफ दिया है मरियम साहब ने। 14 रुपए का रिलीफ जो है ना, उस पर पहले भी बातचीत हुई। 14 रुपए का रिलीफ दिया गया, अच्छी बात है। चले, गरीब को थोड़ा सा सुख का सांस लेगा, क्योंकि गरीब आदमी के लिए बिजली का बिल जो है मौजूदा सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला है, और बिजली का बिल पे करना बड़ा मुश्किल है गरीब के लिए। तो उस 14 रुपए के रिलीफ से कुछ ना कुछ तले कोई वक्ती तौर महीना 2 महीने के लिए उसे फायदा होगा, लेकिन ये कोई परमानेंट हल तो नहीं है ना। लीडर जो होते हैं वो पॉलिसीज देते हैं, और लीडर जो होते हैं वो चीज़ों का परमानेंट हल जो है वो तलाश करते हैं और उसकी तरफ जाते हैं। ये तो डंग टपाओ पॉलिसी है मेरे ख्याल के मुताबिक जो है। ठीक है, मैंने जैसे आपको कहा, फिर भी मैं ये कहूँगा कि चलें, महीना 2 महीने गरीब आदमी को कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन क्या बेहतर होता कि अगर पंजाब गवर्नमेंट जो है इसका परमानेंट कोई रिलीफ देती। अगर 14 नहीं 7 रुपए का हो जाता, लेकिन कोई परमानेंट होता कि लोगों को ये पता होता कि अब परमानेंट जो है वो 7 रुपए कम हो गया। सरदार साहब, नवाज तो शरीफ साहब 3 दफा के वजीर आजम है। बात नहीं है कि जिसमें नहीं, नवाज शरीफ साहब 3 दफा के वजीर आजम रह चुके हैं। नवाज शरीफ साहब वो बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं। मरियम को जाहिर है, मरियम साहिबा को वो एडवाइस भी करते होंगे, और वो बार बार कहती भी हैं कि ये मियाँ साहब चाहते हैं, ये मियाँ साहब चाहते हैं। तो मियाँ साहब को कोई परमानेंट हल नहीं समझ आ रहा आपके हिसाब से? देखें, अगर परमानेंट हल समझ आ रहा होता तो 2 महीने के लिए पहले 14 रुपए का रिलीफ और फिर 14 रुपए का रिलीफ, ये तो कोई हल नहीं है। या फिर अगर देना ही है तो फिर साल के लिए दे दें, पूरे बजट में कम से कम साल के दिए दे, तो लोग सुख का सांस लें कि 14 रुपए की बचत हमें हो गई है। ये उनके दिल धक धक करते हैं जब 2 महीने पूरे होते हैं कि अब अगले महीने में पूरा बिल देना पड़ेगा, तो चले फिर 1 महीने के लिए आ जाता है। तो मियाँ साहब का बड़ा तजर्बा है, और इस मुल्क पे वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे 2-3 दफ़ा, और अभी भी ज़ाहिर है वो ही हैं। तो इसके लिए उन्हें कोई परमानेंट सोचना चाहिए, उनके विजन के मुताबिक जो है वो कोई फैसला होना। अच्छा, एक तो पिंक सॉल्ट का मसला चल रहा है कि उसको एक्सपोर्ट करना रोक लिया है, तो वो सीएम पंजाब जो है वो काफ़ी अंडर फायर है इस मामले में। लेकिन एक दूसरा जो मामला है वो वाइस चांसलर्स का है, जो कि 25 ज़रूरत है लगाना पंजाब में, और जो आपके पास समरी आई थी उसमें 11 अप्रूव्ड थे, और यही कहा जाता है 18वीं तरमीम के बाद कि सीएम ने अगर अप्रूव कर दिया, इंटरव्यू कर दिए, तो आपको बस समरी साइन करनी थी। लेकिन आपने उन 11 में से 8 को बुला के दोबारा इंटरव्यू किया, ये क्या वजह थी? नहीं, मैंने 11 में से 8 को बुला के नहीं इंटरव्यू किया। मेरे पास जितनी समरी आई थी मैंने सबको इंटरव्यू किया। अच्छा। और 11 के 11 गालबन 13 थे, और उसमें से फिर एक समरी उन्होंने वापस मंगवा ली थी कि इसको हम दोबारा री एडवर्टाइज करेंगे, और गालबन मेरे पास फिर 12 या 13 समरीज थी। उन सबको जो उन्होंने शार्ट लिस्ट किए थे 3, वो सारे मैंने जो है वो दोबारा उनके री इंटरव्यूज़ किए हैं, और उस सारे को देखा है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक फ़र्ज़ है कि यूनिवर्सिटीज़ में कम अज़ कम जो है वो जो चीज़ें भी हों वो मेरिट पे हों। और यूनिवर्सिटीज़ की हालत जो है वो बड़ी ख़राब है, और उनको ठीक करने के लिए बड़े प्रॉपर लोगों की ज़रूरत है। और पिछले जो निगरान गवर्नमेंट में कोर्ट ने रोकी रखा, प्रो वाइस चांसलर्स थे, जहाँ पे प्रो वाइस चांसलर्स थे वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की हालत किसी हवाले से भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसमें जो ये सर्च कमेटी और ये सारा जो हुआ है, इसमें बहुत सारे गिले शिकवे हैं और बहुत सारे मामलात हैं। उन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसके बाद इस पे फैसला करना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह इसको जो है वो कल मेरी तरफ से, मेरे ऑफिस से जो है वो डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि इंटरव्यू तो आपने किया, लेकिन थोड़ा सा सीवी उनका मेरे पास भी है।
तो उनमें से कुछ जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के रिश्तेदार हैं, कुछ एक फौजी जनरल के भाई हैं, एक जाहिर है कि मतलब इस तरह से हमें नहीं लगता, आपको नहीं लगता हमारे एकेडेमिया में कम से कम ये ऐसी भर्तियां नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एकेडमिक्स रिलेटेड ही भर्तियां होनी चाहिए, लोगों की पढ़ाई और लोगों के बैकग्राउंड एकेडमिक बैकग्राउंड से आना चाहिए ये, या इस तरह से कि ब्यूरोक्रेसी से मतलब सिफारिश आ रही हो, कोई फौजी से सिफारिश आ रही हो, आपको नहीं लगता इसको रोकना चाहिए? देखिए बिल्कुल, इसमें बहुत सारे, मैंने जैसे आपको कहा कि इसमें बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारी कानून की वायलेशन है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हैं। और कम अज़ कम मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि अगर मैं गवर्नर हाउस में बैठा हूँ तो मेरे सिग्नेचर से, मेरिट से हट के अल्लाह के फजलो करम से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे किसी से कोई क्रेडिट नहीं लेना। मैंने जब यहाँ से इस गवर्नर हाउस से बाहर निकलना है तो मेरा ज़मीर कम अज़ कम मुझे कहे कि जहाँ पे मैं गया था और जो चीज़ें मुझे दी गई थी, अगर उनको मैं ठीक नहीं कर सका तो कम अज़ कम मेरे हाथों से वो चीज़ें ख़राब नहीं हुई। ये आपको मैं गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरे हाथों से मेरिट से हट के कुछ भी नहीं होगा, चाहे उसके लिए जो मर्जी हो जाए। मरियम नवाज साहिबा से, मरियम नवाज साहिबा क्या इससे अपडेटेड नहीं थी? क्या मरियम नवाज साहिबा ने गलत डिसीजंस की हैं? इसका इल्जाम किस पर डालेंगे आप कि अगर इस तरह से? देखिए, इसमें मैं नहीं कह सकता मरियम नवाज साहिबा ने गलत किए हैं या सर्च कमेटी ने गलत किए हैं या कहाँ पे चीज़ें जो है वो ख़राब हुई हैं। ये तो फिर पंजाब गवर्नमेंट ने देखना है कि किसकी वजह से ये सारी खराबी हुई है और क्यों एक इतनी अहम मैटर जो है पूरे शहर में, आप देखें कि लोग क्या कह रहे हैं, ये सारा कुछ जो हुआ है उस पर। और इस पर मेरे कहने की बात नहीं है, मेरे पास भी इस पर बहुत सारे एविडेंस हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इंशाल्लाह वक्त के साथ। आप मेरे से एग्री करते हैं कि मेरिट पे होना चाहिए, राइट? मैं आपसे बिल्कुल 101% एग्री करता हूं कि मेरिट पे होना चाहिए। मैं आई होल्ड यू टू दैट सरदार साहब। मुझे ये भी गिला है जी, क्या गिला है आपको? जी जी गिला बताएं। मुझे ये भी गिला है कि ये तो तीन शॉर्ट लिस्टिंग की गई, इसमें से बहुत सारे तकड़े लोग जो बड़े हैवी वेट लोग थे उनके नाम ही इस 3 में भी नहीं आ सके, और उन लोगों के नाम 3 में आ गए जो किसी खाते में ही नहीं है। मैंने जब उनसे इंटरव्यूज किया तो मैंने अपने साथ जो लोग बैठे हुए थे उनसे पूछा कि इनको क्यों शॉर्ट लिस्ट किया है, और ये तो बहुत सारी बातें हैं इसमें जो आपने बात की, मैं आपसे एग्री करता हूँ। ठीक है, मैं फिर यही उम्मीद करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर जब तक बैठे हैं हमारे एकेडमिक्स जो हैं वो महफूज हाथों में हैं। मैं कह रहा हूं कि देखें, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जवाब दे हूं और मैंने अपने ज़मीर को मुतमिन करना है, मैंने अपने मुल्क के लिए काम करना है। मैं आपको ये हलफ दे सकता हूं कि मेरे हाथों से मेरे मुल्क का कोई इदारा या कोई चीज़ इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी, अगर मेरी पूरी कोशिश है चीज़ें बेहतर हों। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने के बावजूद मुझे ये मुश्किल सवाल था, मैंने आपसे एक मुश्किल टॉपिक पे भी सवाल किया लेकिन आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिया और इतनी हल्फन आपने ये अपना बयान हल्फी भी दे दिया एक तरह से हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे हमने आपको बताया था ओपनिंग में कि इस वक्त यही हो रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं JUIFA के, वो भी एक इलेक्शन कमीशन के लिए दर्द सर बन गए हैं, रेडार पे आ गई है JUIFA। क्या ये बैक हैंडेड टैक्टिक्स हैं उनको मजबूर करने के लिए कि आईनी इस्लाहात ले आएँ? तो फिर आज बहुत क्लियरली उन्होंने इस बात को तो कह दिया कि कम से कम एज ऑपोजिशन हम साथ चलेंगे, और अगर हम उस दस्तावेज़ को जिसको ये मुसव्वदा कह रहे हैं, जो कि आज आपको पता है कि अता तारड़ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह एक वीडियो रिकॉर्ड करके फौरी तौर पर जारी करनी पड़ गई कि ये लॉ मिनिस्ट्री में ही बना था, और वो बताते गए और उन्होंने उनके जो जाहिर है वर्कर्स वो लिखते गए और ये मुसव्वदा था। अब मुर्तज़ा वहाब कल हमें बता रहे थे कि ये डिलिबरेशंस थी, अब एक ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी तैयार कर रही है और एक JUIFA तैयार कर रही है, और अब कहा जा रहा है जी फिर काबीना भी एक मुसव्वदा बना रही है। तो अब ये पहले जो आया था वो मुसव्वदा था जिसको प्रूव करना था, जो संडे का दिन गुजरा वो तो गुजरा, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में नहीं किया जाने दे रहा जलसा, उनको इजाज़त नहीं मिल रही क्योंकि टेररिज्म के चांसेस हैं, और पंजाब में तो वो कह रहे हैं गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू है उसके बाद तो बिल्कुल पंजाब में वो नहीं आ सकते। लेकिन अब PTI ने भी शायद कमर कस ली है और वो कह रहे हैं कि जलसा होगा और ज़रूर होगा। अब कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है PTI या नहीं, इस पर मजीद बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, होप यू आर वेल। सर ये बताइएगा कि कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स
मतलब ये अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स अब तक ये करते रहे हैं, या कम से कम जो अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करते रहे हैं पीटीआई वाले, अब ये कोई कॉन्फ्रंटेशन की तरफ हम देख रहे हैं मामला जाते हुए? सॉरी सना, आवाज कट गई। मैंने कहा जी कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स लग रहा है कि पीटीआई अपनाने लगी है, क्योंकि उनको इजाजत तो नहीं मिल रही पंजाब में जलसे करने की, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें अब इजाजत की जरूरत भी नहीं है, हम करके दिखाएंगे। तो कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है पीटीआई। फवाद चौधरी साहब, कैन यू हियर मी? मैं बस इतना ही है, मैं कह सकता हूँ कि आपने कहा कि कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स जो है वो पीटीआई कर रही है समथिंग। आई एम आस्किंग यू, क्योंकि वो पंजाब में उनको इजाजत नहीं मिल रही जलसा करने की, लेकिन वो कह रहे हैं हमें इजाजत चाहिए भी नहीं अब, तो इसलिए वो मैं पूछ रही हूँ कि कॉन्फ्रंटेशनल की पॉलिटिक्स आपको लग रहा है उनको करनी चाहिए, करने जा रहे हैं? देखिए अच्छा ना ये है कि जब आप कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, कन्फ्रंटेशन ही होगी ना। अब आप अगर एक पार्टी के लिए आपने तरीके इंसाफ के ऊपर 2 साल आपने जुल्म जबर बर्बरियत करके देख लिया, आपने पार्टी के इलेक्शन जीता हुआ इलेक्शन उसके नताइज बदल दिए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं करेगी, कोई कुछ भी नहीं करेगी। इमरान खान जो पार्टी का लीडर है उनको आप कह रहे हैं कि वो हर सूरत जो है वो जेल में रहेंगे, उनकी बेगम एक जो है वो इंतहाई फ्रॉड किस्म के केसेस में जेलों में रहेंगी, तो फिर क्या होगा? कन्फ्रंटेशन के अलावा तो कोई रास्ता छोड़ नहीं रहा। और यही प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान में कि जहां पे पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने की जरूरत है, और जहां पे ये जरूरत थी कि हम पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क बनाए इस वक्त जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी टर्मोइल में है, पूरी सोसाइटी टर्मोइल में है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का जो इस वक्त जो रूलिंग ग्रुप है वो पाकिस्तान को मजीद कन्फ्रंटेशन में ही धकेलता जा रहा है, और मुझे नहीं पता कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है, व्हाट दे विल गेट आउट ऑफ इट। ये जो आईनी तरमीम वाला मामला शुरू हुआ है, अदालती पैकेज वाला, फवाद साहब, ये आपकी समझ में आता है कि क्या ये मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है जज साहिबान को, कोई सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर में लाने की कोशिश की जा रही है, कोई जजेस की बेहतरी के लिए हो रहा है, इंसाफ क्योंकि पेंडेंसी इश्यूज है इसलिए हो रहा है, या ये सिर्फ 9 मई के हवाले से हो रहा है? क्योंकि हमें बार बार कहा जाता है बरतानिया में देखें जी कितनी जल्दी सजाएं मिल गई, कैपिटल हिल में देखें जी अमेरिका में कितनी जल्दी सजाएं मिल गई, और यहाँ पे तो जी 9 मई के केसेस ही नहीं सॉर्ट हो रहे। आप बेहतर बता सकते हैं 9 मई के केसेस क्यों नहीं सॉर्ट हो रहे? देखिए मसला तो वहां पे आ जाता है ना, इन मुल्कों ने जो है वो बेगुनाह लोगों को पकड़ के हाइप अप नहीं ना किया प्रोग्राम चीजों को, जो जैसे था वैसे हुआ। 18 महीने 16 महीने लोगों को सजा हुई है और वो प्रोसेस चल गया है। यहाँ तो मुसीबत ये है कि आपने हजारहा लोग जो हैं उनको जाली तौर के ऊपर इम्प्लीकेट किया। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान के खिलाफ जो अब तक एविडेंस है वो ये है कि 3 लोग जो थे उन्होंने अपना हुलिया बदला पुलिस वालों ने, वो पुलिस वाले हुलिया बदल के पीटीआई की लीडरशिप मीटिंग में चले गए, और वहां पे ये सारे 7-8 लोग जो थे इन्होंने स्ट्रेटजी तय की 7 तारीख को कि हमने हमला करना है। तो जज साहब ने पूछा कि अगर आपको 7 को पता था और आप इतने 007 हैं जेम्स बॉन्ड कि आप हुलिया बदल के चले गए, तो आपने अपनी पुलिस वालों को इत्तला क्यों नहीं की और 9 तारीख को आपने क्यों होने दिया? तो आप अंदाजा लगाएं, इस किस्म की तो एविडेंस है खुद इमरान खान के खिलाफ, बाकियों के खिलाफ। अब मेरे खिलाफ देखिए कि रावलपिंडी में मेरे पे इल्जाम ये है कि मैंने एक जूम मीटिंग में शिरकत की और उसको इमरान खान प्रेसिड कर रहे थे। फैसलाबाद में मेरे पे इल्जाम है कि मैं फिजिकली उसी दिन उसी वक्त जो है वो लाहौर में मौजूद था। मुल्तान में मेरे पे इल्जाम है कि मैं मुल्तान में मौजूद था, और लाहौर में यह है कि नहीं मैं किसी मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने जो है वो जून में जो है वो एक सोशल मीडिया की वीडियो देखी जिसमें मैंने कहा कि अगर आइन पे अमल ना हुआ तो मुल्क फसाद की तरफ चला जाएगा। तो ये एविडेंस है, और इसको आप अगर एक एक केस को उठाएं और आप देखें तो आप हंसना शुरू कर देंगे और आप कहेंगे ये कौन लोग हैं और ये कैसे इस मुल्क में जो है ये हो रहा है। जहां तक अमेंडमेंट्स का ताल्लुक है ना, इसका मकसद सिर्फ फायज ईसा साहब को रिवॉर्ड करना है उन खिदमात के लिए जो उन्होंने इंजाम दिए हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग भी ये अमेंडमेंट्स बना रहे हैं उन्हें लॉ का, कानून का कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि जिस किस्म की अमेंडमेंट्स आई हैं उससे आप देखिए आपने हाई कोर्ट्स को खत्म कर दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा एबॉलिश कर दिया, और आप कह रहे हैं कि इससे
पेंडेंसी कम होगी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइनल होता है, अब उसके खिलाफ एक अपील आपने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन पेंडेंसी बढ़ेगी नहीं, कम होगी। सो फाइनलिटी खत्म हो गई। सुप्रीम हाई कोर्ट के जजों को आप कह रहे हैं कि हर साल एवेल्युएट किया जाएगा, घर भेज दें, या उनको प्रोविंस में जो इस्लामाबाद के जज हैं उनको बलूचिस्तान भेज दें, बलूचिस्तान के जजों को सिंध भेज दें। तो आपने तो एसएचओ भी इससे ज्यादा बेहतर होता है, बिकॉज एसएचओ को भी आप सूबे से बाहर नहीं भेज सकते, आपने तो जजों को एसएचओ बना दिया। नहीं, आर्टिकल 199 इज मोस्ट इंटरेस्टिंग सर। वो कौमी सलामती की बुनियाद पर आप किसी को भी उठा लें और आप उनके बारे में आपको जाना पड़ेगा आईनी कोर्ट्स, और वहां पे फिर आपको पता है पीएम ही चूज करेंगे। ओके सर, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। प्रैक्टिस ऐसे खत्म हो जाएगी ना। मुझे आप बताइए कि जो लॉयर्स हैं 90% केसेस जो हैं वो तो हुकूमत के खिलाफ होते हैं। आप हुकूमत के खिलाफ जो मैकेनिज्म बना रहे हैं वो केस ही फाइल नहीं हो सकता, तो सेपरेशन का प्रिंसिपल भी खत्म हो गया, हाई कोर्ट भी खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट भी खत्म हो गई, और जो वज़ीर आज़म साहब फरमाएंगे वो बस फाइनल हो जाएगा। अल्लाह खैर सलाह। ये ऐसा तो देखें 16वीं सदी में 17वीं सदी में होता था, जब बादशाह हुकूमत करते थे जिल्ले इलाही के तौर के ऊपर, शैडो ऑफ द गॉड हुआ करते थे वो, और वो डिवाइन अथॉरिटी के तहत जो है वो हुकूमत करते थे। ये लोग तो इनके पास अवाम की अथॉरिटी भी नहीं है, डिवाइन अथॉरिटी कहाँ होगी। सर ये वैसे भी हाउस भी कंप्लीट नहीं है, ना सेनेट इंतखाबात हुए खैबर पख्तूनख्वा में, ना रिजर्व सीट वाला मामला किसी गड़बड़ बैठ रहा है, और 41 मेंबर्स आपको पता है अब तक इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत ही कर रही है वो, लेकिन ऑर्डर्स नहीं फॉलो कर रही है। ये डिलेइंग टैक्टिक्स तो अपनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि ये खान साहब को जो जेल में रखने की एक स्ट्रैटेजी थी, आपने भी एक दफा कहा था कि वकला कोशिश नहीं कर रहे, उनको मजे लगे हुए हैं, ठीक है वो खान साहब अंदर हैं लेकिन वो अपने 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 ओहदों के लिए कर रहे हैं। और जाहिर है एक तरफ हमें पता है कि ये बात वो कहते हैं कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने रखा हुआ है अंदर, तो आप क्या समझते हैं व्हाट इज द वे आउट? और उसके बाद बातचीत ना होना, इसमें इमरान खान साहब की भी उतनी गलती नहीं है कि वो कहते हैं मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं उन एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा। बात ये है कि पहली बात तो ये है कि ये तो कोई शुबा नहीं ना कि एस्टैब्लिशमेंट ने अंदर रखा हुआ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि वकला मेहनत नहीं कर रहे। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल हिकमत अमली नहीं है। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि आपने जो लीगल अपनी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर आपने हद से ज्यादा आपने रिलायंस अपना बना लिया है, जबकि आपको पॉलिटिक्स की जो है वो चाहिए थी। आप देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान ने 8 सीटों के साथ जो 90 सीटों की पार्टी है उसको एक्लिप्स कर दिया है। So this is how you play your politics. This is how you play your cards. तो पीटीआई का इस वक्त जो अलमिया है वो ये है कि जो कार्डर है वो तो खत्म हो गया, अब सिर्फ इमरान खान है और वाहिद लोग हैं। तो जो दरमियान में एक समझिए कि जिसने ये स्ट्रेटजी बनानी थी, क्योंकि इमरान खान अगर जेल में है तो देखिए उन्हें मेरी नजर में 3 चीजें चाहिए। एक तो उन्हें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, दूसरा उन्हें पॉलिटिकल एडवाइस चाहिए, और तीसरा वो जो हिकमत अमली बनाए उस पर अमल दरामद का एक मैकेनिज्म चाहिए। अब ये लोग जो इस वक्त 3, 4, 5 लोग जो खान साहब से मिलते हैं उनमें तो पॉलिटिशियन ही नहीं है। एक उमर अयूब पॉलिटिशियन थे, उनको भी आपने निकाल दिया। बाकी सब लोगों का तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है। सो जाहिर है कि पीटीआई अपना जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत एक वैक्यूम है, बहुत खला है पॉलिटिक्स में, और उसकी वजह से ये हुकूमत इतनी देर चल गई है। अदरवाइज देखिए इतनी बड़ी मेजॉरिटी इमरान खान के साथ है, और ये जो पीटीआई है वो अभी तक उसको कोई चैलेंज नहीं आया है। हुकूमत ने खुद ही अपने लिए बड़े चैलेंज खड़े किए हैं, पर सच्ची बात यह है कि पीटीआई की तरफ से हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं आया। पीटीआई की तरफ से हुकूमत का क्या चैलेंज आ सकता है? और ये भी बताइएगा सर कि आपके भाई को तो एज वकील दोबारा अपॉइंट कर लिया है खान साहब ने, तो आपको भी दोबारा पीटीआई में हम देखेंगे? देखिए मैं तो हमने तो देखो ना सना, हमें क्या प्रॉब्लम थी। मैं 7 महीने मैंने जेल काटी है, उससे पहले मेरे पे बहिमाना तशद्दुद हुआ है, और ये जो सारे मामला हैं मेरे लिए भी बड़ा आसान था। मेरे लिए तो तलीम खान साहब का मेरे से बड़ा करीबी ताल्लुक था, लोगों के से मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक था, मैं भी आईपीपी का टिकट लेके वजीर बन जाता। बट प्रॉब्लम इज कि ये मेरी पॉलिटिक्स कोई एक इलेक्शन की तो नहीं है। हमने एक इलेक्शन आप हार जाते हैं, जीत जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर ये इमरान खान ये हार जाए ये लड़ाई, तो इसका मतलब तो ये है कि हम तो फिर कभी लोग जो है उनके लिए कोई औकात ही नहीं रह जाएगी। फिर तो एक कमरे में बैठ के आपके 2-3 जर्नैल वाकफ हों, 2-3 जज वाकफ हों, अल्लाह खैर सल्लाह, फिर तो पाकिस्तान का निजाम है। तो ये मत this idea is not acceptable to me. So we have to support Imran Khan, not with the standing PTI में आप हो ना हो,
एक तो But your government under Khan was very similar to this, you know, one page and Faiz Hamid and General Bajwa. नहीं, not at all. वो तो देखे ना 72 से पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है और उसकी एक ज्योग्राफिकल वजूहात है, उसकी वजूहात है। बट देखिए, इमरान खान वाज ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, उस गार को हटाने के लिए क्या जोर नहीं लगा लिया बाजवा साहब ने, फैज साहब ने, वो नहीं माने। इसके बाद यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग थी उसमें 12 लास्ट से इमरान खान की थी। कई जगहों के ऊपर उन्होंने बातें मान ली, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग ने लगवा लिया फैज साहब के थ्रू, तो वो उन्होंने उनकी बात मान ली और बेशुमार ऐसे काम जो है वो उन्होंने कर लिए। बट ये नहीं कि जहाँ पे उन्होंने इनकार किया है उनका वो ही प्रिवेल किए हैं। पूरी अफगान पॉलिसी चेंज की खान साहब ने, पूरी अमेरिका की पॉलिसी चेंज की। आई थिंक इमरान खान वाज वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, what do you think, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि ये जो फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का, डू यू थिंक दैट विल इम्प्लिकेट इमरान खान साहब आल्सो? बिकॉज यही बातें वाडा साहब बहुत अरसे से कह भी रहे थे और अब वो होती भी दिखाई भी दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था चकवाल से शुरू होके क्वेटा से शुरू होके हमने पता नहीं कहाँ कहाँ जाना था, तो वो उनकी बातें सच होती दिखाई दे रही हैं। एंड ऑब्वियसली ये भी हम देख रहे हैं कि देयर इज नो लेटिंग गो ऑफ दिस, यू नो, कि उनके 9 मई में मुलव्विस थे, मास्टरमाइंड थे, डायरेक्टर थे। आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए सलाम, आपको और मुझे एक एडवांटेज ये है कि हम बहुत सालों से पाकिस्तान में हुकूमतें बनते देख रहे हैं और फिर गिरते देख रहे हैं, और हम ये जो भी साहिबान आते हैं 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, उनसे बहरहाल हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सियासत की ज्यादा है माजरत के साथ। मसला ये है कि आप इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल जो है वो कर लें, उससे क्या फर्क पड़ेगा? सवाल तो ये है कि इमरान खान की पॉलिटिकल नैरेटिव का आपने क्या जवाब बनाया है? आप 2 साल हो गए हैं, 4 प्रेमिसेस के ऊपर आपने ये निजाम खड़ा किया। आपने कहा इमरान खान तो एक हफ्ता नहीं गुजारेगा जेल में, वो 14 महीनों से खड़ा है। आपने कहा कि जी पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी 8 फरवरी को पूरी ताकत से वापस आ गई। आपने कहा कि अरब बड़े खिलाफ है इमरान खान के, यहाँ तो अरबों डॉलर का ढेर लग जाएगा, वहां से $1 नहीं आया। फिर कहा वेस्ट बड़ा खिलाफ है, तो हमारी एक्सपोर्ट पता नहीं कितनी हो जाएगी, वो उल्टा वेस्ट से प्रेशर आना शुरू हो गया। अब सिर्फ एक ही मिथ है कि जी ये कोई मसला नहीं है, हम जो मर्जी कर लें, कौन सा लोगों ने बाहर निकल आना है। नाउ माई वरी इज कि पाकिस्तान में पीटीआई और इमरान खान के लिए लोग शायद निकले या ना निकले, लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त जो सिचुएशन है, आपने बलूचिस्तान जो है वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट को दे दिया है, खैबर पख्तूनख्वा अल्ट्रा नेशनलिस्ट को दे दिया है, और पंजाब और कराची आप एक्सट्रीमिस्ट को दे बैठे। सो एनी स्ट्रीट मूवमेंट कैन लीड टू वायलेंस एंड दैट विल बी एक्चुअली वेरी वेरी सैड डे फॉर पाकिस्तान। और ये जो मिथ है कि लोग नहीं निकलेंगे, ये मिथ भी आपकी गलत साबित हो जाएगी। पाकिस्तान का जो एक डिजास्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, no one is realizing. Can you please tell me what can we do to stop this disaster from happening or materializing? Do you have any suggestions of what the establishment should do, what Imran Khan should do, what should PTI do, what should the government do? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी है ना कि आप एक माहौल बनाएं। माहौल में देखिए, फॉर एग्जांपल इमरान खान का राइट है कि उन्हें आप जो A क्लास है जो प्राइम मिनिस्टर्स को मिलती है जेल में, आप उनको वहां पे रखें। फिर उनका राइट, उनकी बेगम जो है वो जाली केसेस में अंदर है, इमरान खान खुद भी जाली केसेस में अंदर है, बट आप उनको रिहा करें ताकि माहौल थोड़ा बेहतर हो। फिर देखिए, इमरान खान को भी एश्योर कराना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल पार्टीज को। जब खान तो कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करनी, ये बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि नाइव बात है, क्योंकि आपने पॉलिटिकल पार्टीज ही को तो एश्योर कराना है कि जो परसिक्यूशन है जो कि पीटीआई के ऊपर हुई है, वो पीटीआई आके आप उसको रिपीट नहीं करे। सो स्पेस आपको देनी पड़ेगी एस्टैब्लिशमेंट को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी, अगर आप एक पुरअमन तौर के ऊपर एक हल चाहते हैं। क्योंकि देखिए, 2 ही तरीके हैं वैसे ना, या तो एक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो जाए बांग्लादेश की तरह और वो आप आ जाए और फिर इलेक्शन हो और आप जीत जाए। मेरी नजर में स्ट्रीट मूवमेंट का पीटीआई को भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें अजनबी लोग जीतेंगे और ऐसे लोग ये स्ट्रीट मूवमेंट के नीचे नतीजे में सामने आएंगे जो पाकिस्तान को एक बहुत बड़े क्राइसिस से 2-4 कर देंगे, और जिनका कुछ जिक्र मैंने अभी किया। आपका जो बेहतर फॉर्मूला है वो ये है कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट बैठे, पॉलिटिकल पार्टीज बैठे,
और एक दूसरे को कुछ स्पेस दें। आप 1 साल के लिए कौमी हुकूमत बना सकते हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड हो जाए, जिसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो बनाए, आप इलेक्शन कमीशन को जो है वो आप रीडू कर ले, अदलिया की इंडिपेंडेंस के लिए आप जो है आपको काम करना है, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए ताकि जजेस को ब्लैकमेल ना किया जा सके, और एक कूलिंग ऑफ पीरियड हो अपोजिशन में और गवर्नमेंट में, ताकि थोड़ा सा बेहतर माहौल में हम इलेक्शंस की तरफ जो है वो बढ़ सके। तो आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड ऑन दैट, लेकिन थोड़ा माहौल तो बेहतर हो, माहौल तो एस्टैब्लिशमेंट ने बेहतर करना है, पीटीआई या मैं और आप तो नहीं कर सकते। इमरान खान साहब, आपने जिस तरह कहा कि 14 महीने खड़े रहे हैं एंड ही इज बीन स्टेडफास्ट एंड ही इज नॉट मूव्ड, नॉट बज्ड एन इंच, उसकी क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, मैंने खान साहब को, आपको पता ही है कि बड़े करीब से 2016 के बाद से दिन रात मेरा जो है वो पीएम के साथ रहा हूं, मैं बड़े करीब से मैंने उन्हें देखा है, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनकी वो भी मैंने देखी है। तो एक तो देखिए, जो अब उनका एक अकीदा है, तो अल्लाह के ऊपर उनका अकीदा है, मौजज़े के ऊपर जो उनका बिलीफ है, तवक्कल जिसको हम सूफीज़्म में कहते हैं, तवक्कल वाले वो आदमी। ये लोग जो होते हैं ना, ये खुद आइडिया इज अ ह्यूज पावर इन इटसेल्फ। जो आपकी माइंड सेट का एक आइडिया होता है ना, वो आपको इसमें ताकत देता है। तो मेरी नजर के अंदर इमरान खान एक बहुत तवक्कल वाले आदमी है, और वो नहीं टूटेंगे। आप उनको और भी रख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ही इज समवन हु बिलीव्स दैट जो होता है उसका एंड बेहतर होता है, और अल्लाह ताला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। सो द काइंड ऑफ बिलीफ, और फिर जो सपोर्ट अब उन्हें मिल रही है वो एक, देखिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इतना बड़ा कंसेंसस तो किसी लीडर पे हुआ ही नहीं। आप अभी बाहर निकले और लोगों से पूछना शुरू करें, आपको इमरान खान का मुखालिफ ही कोई नहीं मिलता। मतलब मेरी अपनी मतलब जो भी हमने 93 ऑनवर्ड पॉलिटिक्स कर रहा हूँ मैं, इतना बड़ा कंसेंसस मैंने नहीं देखा किसी शख्सियत के ऊपर। और जाहिर है कि इतने बड़ी शख्सियत, इतने बड़े कंसेंसस के साथ आप उनको एक्सक्लूजन में कितनी देर रख लेंगे, और फिर जाहिर है टाइम उनकी तरफ है, टाइम एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत की तरफ तो नहीं। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी आपको लगता है उनकी गलती थी? मैं अगर मतलब जिस तरह आप और मैं, हम ऑब्वियसली पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, मैं तो बिल्कुल हैरान ही हूँ नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं। हम लोग तो स्कूलों में थे छोटे, कहीं जब नवाज शरीफ जो थे वो एक पाकिस्तान के सियासी उफ्क के ऊपर उनका सितारा चमकता था, और उस वक्त से चमक रहा है। 50 साल से नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर उनका किरदार है, लेकिन जिस तरह उन्होंने डिसीजन मेकिंग की है वो तो हैरान कौन है। मतलब जब जनरल बाजवा हमारे पास तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि अगर ये इलेक्शन करवा देते हैं आप तो नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें, तो खान साहब ने कहा बिल्कुल सही है। तो मेरा पहला यही था कि ये इलेक्शन हमारा जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम उस वक्त बड़ी नीचे थे, और मैंने कहा लेकिन चलो ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, अपोजिशन करेंगे ये वो। लेकिन मैं हैरान ही हो गया कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन नहीं कराए। बाद में जस्टिस बदियाल ने जब उनसे पूछा, और उसके बाद फिर इलेक्शन। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की अपनी मर्जी थी कि ना इलेक्शन करवाए जाए, ये उनकी डिसीजन थी? क्योंकि ये तो उल्टा कहा जाता है कि उनको कहा गया कि इलेक्शन नहीं कराने, बाजवा साहब ने कहा कि नहीं कराने। बट सना नहीं, मेरा ख्याल बाजवा साहब ने तो कहा था, बट सना अल्टीमेटली नवाज शरीफ ने सफर करना था, तो फैसला उन्होंने करना था। तो अब ये कहना कि मुझे फलाने ने कहा था, फलाने ने कहा था, वो तो फिर कहते हैं ना, जो मुक्का जंग के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार देना चाहिए। बट फैसला तो नवाज शरीफ का था। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब के लालच ने नून लीग को काफी मरवाया है। और जिस तरह से मरियम नवाज फेयर में जब वोट को इज्जत दो के नैरेटिव के साथ आई थी, तो वो एक उनमें पोटेंशियल था बहुत बड़ा लीडर बनने का, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही वो आसान रास्ता चुन लिया जो वो खुद ही बताती थी, तो अब वो भी सिफर हो गई है। तो नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स अभी भी फिर उसके बाद 8 फरवरी को, मेरा ख्याल था 9 फरवरी को, नवाज शरीफ ये मान जाते हैं कि हुकूमत हम नहीं बनाएंगे और फिर बस पीटीआई बनाए, तो भी नवाज शरीफ रीगेन कर सकते थे बहुत अपनी पोजीशन। उन्होंने वो फिर छोड़ दिया। तो अब तो देखिए नवाज शरीफ में मेरा जो भी मेजर इशू है फ्रेंकली, वो ये है कि अटक से लेके लाहौर तक जो 100 सीटें हैं, उनमें आपको नून लीग का टिकट लेने वाला बंदा कोई नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ खुद 70,000 वोटों से लगातार इलेक्शन हारेंगे अगर वो लड़ेंगे, और ये जो स्पेस नून लीग क्रिएट करेगी, इसको अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीमिस्ट फिल करेंगे, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही
कुदरत, एस्टैब्लिशमेंट और हमारी इलेक्शन कमीशन तीनों ही वर्क इन मिस्टीरियस वेज। हमने सुना था कुदरत जो होती है वो मिस्टीरियस वेज पे काम करती है, लेकिन हमारी इलेक्शन कमीशन भी मिस्टीरियस वेज पे काम करती है, क्योंकि अब उनके रेडार पे JUIFA के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आ गए हैं और उनको भी डरावा दिया जा रहा है कि सिंबल छिन सकता है। क्या ये बैक हैंडेड किसी तरह की बार्गेनिंग के लिए हो रहा है या वाकई हो रहा है? We'll leave that to you. Thank you for watching today's program. We will see you tomorrow.